हेलो बेटी, दिस साइड दिलीप सिंह असोला फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे थे, बिजनेस स्टडीज की बात कर रहे थे तो सर, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट अपने बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में अपन ने बात की थी थर्ड चैप्टर, जिस पर्टिकुलर थर्ड चैप्टर का नाम था बिजनेस एनवायरनमेंट। उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपन ने पढ़ लिया था, टेस्ट वेस्ट सारी चीजें अपने लिए अच्छे से क्लियर हो गई। अब जो चैप्टर नंबर सेकंड है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है, आपको पता है। तो इस चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक अपन कवर आउट करेंगे आज की इस वीडियो में, उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अरे क्या नाम है बोलो? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, क्या जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो आज की इस वीडियो में कवर आउट करेंगे। बच्चों, आपको खाली ये नोट्स पढ़ने हैं और इनको हो सके जितनी बार आप इनको रीड आउट करोगे तो डेफिनेटली आप आपके एग्जाम में गुड मार्क्स अचीव करोगे। लेकिन स्टूडेंट कर क्या रहा है आज के टाइम पर? स्टूडेंट क्या करता है कि 100 अलग अलग बुक लाएगा और उसमें से आधा आधा पढ़ेगा, तो ऐसे मार्क्स नहीं आते। आप कौन सा भी कंटेंट पढ़ो, आपकी इच्छा, आपका पैसा, ठीक है। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि किसी से भी पढ़ो, भले आप कौन से ट्यूटर से पढ़ो, कोचिंग पे पढ़ो, इंस्टीट्यूट पर पढ़ो, अभी डीसी क्लासेस के साथ में पढ़ो। लेकिन होना ये चाहिए कि एक कंटेंट रखो, कुछ भी रखो, भले आप एनसीईआरटी रखो, ठीक है। और आपको पता है कि पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है और जो नोट्स है वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी फ्रेम किए हुए। कुछ भी पढ़ो, एक चीज को बार बार पढ़ो। एक चीज को अपने को 100 बार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 100 बुक को एक एक बार पढ़ रहे हो। 100 बुक को एक एक बार नहीं पढ़ना है, अपने को एक बुक को 100 बार पढ़ना है। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको कुछ भी इशू आया तो क्या करना है सर? आपको इशू आया तो कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अपने को ये नंबर दे रखे 9462205541, यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और जो भी आपको पर्टिकुलर इशू है, डाउट है रिगार्डिंग द कोर्स, नोट्स, क्लासेस, वो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। और जो आपके घर के आसपास में जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, क्लास 11 और क्लास 12, तो उनको ये अपना इस डीएसए क्लासेस उदयपुर का जो चैनल है वो जरूर शेयर करना, जिससे कि कहीं ना कहीं जो नीडी स्टूडेंट्स है, कहीं ना कहीं जो नीडी स्टूडेंट्स है उनको भी हमारे अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से फायदा मिले। सही बात है ना? चलिए। तो हेनरी फ्योल जो थे, कौन थे? हेनरी फ्योल थे। उन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे? अगर कोई भी पूछ ले कि जो हेनरी फ्योल थे सर, जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे सर? जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। क्या दिए थे? प्रिंसिपल्स ऑफ। अगर कोई पूछ ले कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे, तो सर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो किसने दिए थे? न तो आपने दिए न मैंने दिए, वो दिए थे हेनरी फ्योल्स। किसने दिए थे? हेनरी फ्योल्स। अच्छा, कितने प्रिंसिपल्स दिए ये भी पूछ लिया, तो सर जो वो दिए थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। किसने दिए थे? हेनरी फ्योल। तो इनके बारे में कुछ इनका जो कह सकते कि इनका बैकग्राउंड के बारे में बता रखा है कि कौन से फील्ड से थे, किस लेवल को बात की, तो ये आपको रीड आउट करना है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आप इनकी मतलब इनके प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो तो पता तो होना चाहिए जिन्होंने दिए प्रिंसिपल वो कौन थे। उनको मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है? फादर्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, तो वो पढ़ लेते हैं बाप। हेनरी फोर्ड आल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। अगर कोई पूछ ले कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको बोला गया था, हेनरी फ्योल से को बोला गया था, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें देखी वो आप एक बार रीड आउट कर लेना, सफिशिएंट, ठीक है। मेन चीज वही चीज जो मैंने आपको बता दी। अब अपन एक एक चीज को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये कुछ अलग अलग उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, क्या प्रिंसिपल दिए, कैसे कैसे उन्होंने बताया, तो वो अपन अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं सर। फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है आपका क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। क्या नाम है? डिवीजन ऑफ वर्क। देखो ये सब प्रिंसिपल्स है। क्या क्या प्रिंसिपल्स एक बार रीड आउट करते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, subordinate of individual interest to the general interest, remuneration to the employees. Then after बात करते हैं centralization and decentralization, principle of skill change, principle of order, principle of equity, stability of tenure to personal initiative और SCD corps। ये कुछ principles है ना उनके। तो अब फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं सर। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है, चलिए। डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड वन पर्सन is to be assigned only a unit of work matching their, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है,
matching their skills, qualification, interest and experience. This leads to the specialization and improve efficiency. सर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, उन्होंने जो हेनरी फ्यूल थे, उन्होंने एक फर्स्ट प्रिंसिपल दिया, उस फर्स्ट प्रिंसिपल का नाम है डिवीजन ऑफ वर्क. अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ वर्क, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, हेनरी फ्यूल बोलते हैं कि जो डिवीजन ऑफ वर्क उन्होंने बोला था, उन्होंने बोला कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज है, उनको काम करवा रहे हो, तो जो वर्क अलॉट कर रहे हो, जो काम उसको दे रहे हो, वो उसके एक्सपीरियंस, उसके स्किल्स, उसके क्वालिफिकेशन को देखकर, मेजर कर कर, उसको अच्छे से जानकर, उसके अकॉर्डिंग उसको ही आपको काम को, उसको वर्क को अलॉट करना है. ठीक है. तो डिवीजन ऑफ वर्क बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय है, उसको जो आप वर्क अलॉट कर रहे हो, जो काम दे रहे हो, उस एक यूनिट ऑफ काम देना है, 1 यूनिट ऑफ वर्क देना, प्लस उसकी इंटरेस्ट, उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड का, क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, और सर स्किल्स होनी चाहिए. जब ये सब चीजें होगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आएगा. अब बात करते हैं वोल्यूशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. किसकी बात करते हैं? वोल्यूशन ऑफ दिस प्रिंसिपल. अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क को कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, या फिर लागू नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तो सर क्या होगा? तो जब वोल्यूशन करेंगे, वोल्यूशन का मतलब होता है जब आप डिवीजन ऑफ वर्क का वर्क जो प्रिंसिपल वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं लगाओगे, तो क्या होगा? लेक ऑफ इफिशियंसी, कहीं कहीं इफिशियंसी के अंदर कमी आएगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कहीं की जो वर्क है वो डुप्लीकेट होगा, नो स्पेशलाइजेशन, और डिले 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 इन अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि जो आपका गोल है वो कहीं ना कहीं डिले होगा. ठीक है. तो आई होप कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि जो काम है उसको यूनिट्स के अंदर डिवाइड करो, और जो पर्सन है, जिसको आप काम देना चाहते हो, जो वर्क आप जिसको अलॉट करना चाह रहे हो, उस एम्प्लॉयज को उसकी स्किल्स, क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही उसको काम दोगे. अगर उसके हिसाब से काम दोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी सर? स्किल्स आएगी. अगर आप वॉल्यूशन करोगे, अगर इस पॉइंट को नहीं समझोगे, नहीं अलॉट करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या आएगा? लेक ऑफ इफिशियंसी, डुप्लीकेशन होगा, स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, और कहीं कहीं जो गोल है वहां तक आप नहीं पहुंच सकते. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. पढ़ते हैं इसको. अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन. देखिएगा, power to take decision. Responsibility means obligation to complete the job of assignment on the time. यानी कि सर जो सेकंड प्रिंसिपल है किसने दिया था? हेनरी फ्यूल साहब ने दिया था. उन्होंने बोला था अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपके हाथ में पावर है, पावर है आपके हाथ में, और ठीक है, पावर टू टेक डिसीजन उसको बोलते हैं अथॉरिटी. और जब बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू द कंप्लीट द जॉब असाइनमेंट ऑन टाइम, यानी कि जो काम आपको दिया जा रहा है, जो लाइबिलिटी आपको दी गई है, उस काम को, उस ऑब्लिगेशन को आपको टाइम पर कंप्लीट करना है, या कि क्या है? जिम्मेदारी है. अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन, या फिर जिम्मेदारी, या फिर लाइबिलिटी भी कह सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस और अ पर्सनली बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न तो ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, न ही ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इक्वल बैलेंस होना चाहिए. देखो ये तराजू दिख रहा है ना आपको, देखो बैलेंस करके चल रहा है. किस किस को बैलेंस करके चल रहा है? रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को. देखो दोनों को बराबर बैलेंस करके चल रहा है. तो अथॉरिटी यानी कि ज्यादा अपने को अथॉरिटी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. दोनों को बैलेंस कर चलना है. एक्सेस अथॉरिटी लीड्स टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. सही बात है, ज्यादा अथॉरिटी दोगे तो कहेंगे मिसयूज होगी. एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू ओवरबर्डन. ज्यादा आप किसी को काम दोगे तो वो ओवरबर्डन रहेगा. अरे यार जो मेरे जो सुपीरियर थे उन्होंने ये काम भी दे दिया, ये काम भी कर दिया, अब मैं क्या क्या काम करूँ, तो कहीं कहीं ओवरबर्डन रहेगा एम्प्लॉय. तो दिस प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजमेंट टू मीट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम एंड एंश्योर देयर इज नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. ठीक है. तो अपने को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में न तो ज्यादा अथॉरिटी रखनी है, न ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है. दोनों को इक्वली रखना है, इक्वली मैनेज आउट करके चलना है. अगर आप वोल्यूशन पढ़ लेते हैं, अगर आप अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, या फिर इस प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा? तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी, यानी कि कहीं कहीं मिसयूज होगा. किसका होगा मिसयूज? अथॉरिटी का मिसयूज होगा. ओवरबर्डन
ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो ओवरबर्डन होगा वर्कर्स, और डिले इन वर्क ड्यू टू द लेस अथॉरिटी, ठीक है, और कहीं कहीं वर्क के अंदर भी डिले होगा, ठीक है। तो अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, यानी कि जो टास्क दिया रहेगा उसको टाइम पर कंप्लीट करना, ठीक है, और टास्क को कंप्लीट करना वो क्या जिम्मेदारी, और अथॉरिटी का मतलब होता है कि जो आपको बोल रहा है, जो आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, उसके पास में अथॉरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई टीचर अगर फैकल्टी अपने बच्चों को बोल रहा है कि आपको ये काम कल तक करना है, तो फैकल्टी बोल रहा है तो उसके पास में अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के काम उनको टाइम पर करना, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। थर्ड है डिसिप्लिन। Discipline means respect for the rules and regulation of the organization. It is required at the every level. अगर कोई पूछ ले कि डिसिप्लिन कहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, क्या टॉप लेवल पर रिक्वायरमेंट होता है क्या, तो उस मूर्ख को बोलना कि डिसिप्लिन टॉप लेवल पर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो हर एक लेवल पर रिक्वायरमेंट होता है, भले वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो, ठीक है। Both superior and subordinate must maintain discipline, leading to the systematic working in the organization and improve the efficiency. Sometimes the organization may impose the penalties on the employees who do not maintain discipline. Discipline का मतलब होता है कि आपके जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी रेस्पेक्ट करना, ठीक है। और ये जो डिसिप्लिन है, ये जो प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने दिए थे, उन्होंने बोला था कि हर एक लेवल पर होना चाहिए, वो भले सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट हो, आपको दोनों को डिसिप्लिन के अंदर काम करना है। और ऐसा कोई एम्प्लॉय जो उन जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो आउट नहीं कर रहा है, तो उनके ऊपर आप क्या चार्ज करो, उनके ऊपर आप पेनल्टीज चार्ज करो। क्या चार्ज करो? पेनल्टीज उनके ऊपर चार्ज करो, इंप्लीमेंट करो। तो कहीं ना कहीं वो पेनल्टीज पे करेगा तो उसको डर रहेगा कि यार वापस मेरे पेनल्टीज पे हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप उनको पेनल्टीज से आप उनको रोक सकते हो कुछ डिस्ट्रैक्ट होने से, ठीक है। तो डिसिप्लिन बोलता है कि रेस्पेक्ट होनी चाहिए रूल्स रेगुलेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसके, और ये हर लेवल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सुपीरियर है तो बस सब कुछ उसके हाथ में ही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुपीरियर के लिए भी जो रूल्स रेगुलेशन है वही रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो सुपीरियर टॉप लेवल करता है, उसी तरह से मिडिल मिडिल लेवल और लोअर लेवल को भी करना होता, ठीक है। अगर कोई भी एम्प्लॉय पहले वो टॉप लेवल का हो, लोअर लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, अगर उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करा, डिसिप्लिन में नहीं है, ठीक है, वो अपने लिमिट्स में नहीं है, तो आप उनके ऊपर क्या पे करो, पेनल्टीज पे करो, ठीक है। अगर वॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, अगर इस डिसिप्लिन को नहीं इंप्लीमेंट करेंगे तो डिले इन वर्क, सीधी सी बात है भाई, काम टाइम पर नहीं होगा, डिले होगा कहीं कहीं, और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड द कहीं कहीं जॉब्स एंड कंफ्यूजन, यानी कंफ्यूजन पैदा होगा, ठीक है। तो अपने को ऐसा काम नहीं करना है। यूनिटी ऑफ कमांड। According to this principle, an employee should receive order from one boss only. If an employee receive order from more than one boss, they will confuse and unable to the understand whole order must be completed first. Unity of command बोलता है, जो फोर्थ प्रिंसिपल है बच्चों, फोर्थ प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं, तो उसका एम्प्लॉय का जो बॉस है वो एक बॉस ही होना चाहिए। एक बॉस अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होगा उन एम्प्लॉयज के लिए, उस टीम के लिए, तो उन एम्प्लॉयज को पता रहेगा, उन सबऑर्डिनेट को पता रहेगा कि हमारा ये सुपीरियर है, इन सुपीरियर से ही हमको हमारे ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है। जो हमारे जो अथॉरिटी पे है, जो सुपीरियर लेवल पे है, जो उन्होंने अथॉरिटी दी है, उसी हिसाब से अपने को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अगर एक बॉस होगा तो मान लीजिएगा कि अगर मोर देन वन बॉस हुए, तो यानी कि बहुत सारे सुपीरियर हुए, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मैं किसका काम पहले करूं। मान लीजिएगा दो है, एक्स और वाई एम्प्लॉय, क्या है, एक्स और वाई। ये कोई एम्प्लॉय इसने इसकी भी बात सुन ली, इसकी भी बात सुन ली, और ये मान लीजिएगा कि वाई का काम पहले कर रहा है, एक्स का काम डिले कर रहा है, और हो सकता है कि एक्स का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एज कम्पेयर टू वाई, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा बॉस होते हैं एम्प्लॉइज, तो क्या करते हैं, वो बोलते हैं मैं उसका काम कर रहा हूँ, मैं इसका काम कर रहा हूँ, और काम किसी का भी नहीं करते, ऐसा भी मैं भी पॉसिबल। तो ये बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि एम्प्लॉइज के जो बॉस होते हैं वो एक बॉस ही होना चाहिए, जिसके अंदर उनको पता पड़ेगा कि हमको कमांड किससे लेनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, ठीक है, यानी कि जो ऑर्डर रिसीव कर रहा है वो एक बॉस से ही वो ऑर्डर रिसीव करना चाहिए, ठीक है। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, अगर वो एक से ज्यादा बॉस से अगर ऑर्डर ले रहा है,
दे विल कंफ्यूज एंड अनेबल टू द अंडरस्टैंड होल ऑर्डर मस्ट बी कंप्लीटेड फर्स्ट, यानी किसका काम पहले कंप्लीट करना जाए वो कहीं कहीं क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि आपको आपके बॉस से जो एम्प्लॉइज है उनका एक बॉस ही होना चाहिए। अगर आप वैल्यूएशन करोगे, अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे इस पॉइंट को, तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार। वैल्यूएशन पढ़ लेते हैं। कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट गिव एक्सक्यूज, जैसे मैंने आपको बताया। डिफिकल्ट इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, कहीं कहीं डिसिप्लिन में भी इश्यूज आएंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है यूनिट, फिफ्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। पढ़ लेते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है। Unity of direction. One plan, one head, one unit. According to this principle, all the members and employees of the organization must be directed toward one direction, that is the achievement of organization goal. One unit, one plan. Unity of direction बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है उसकी तरफ ही अपने को ध्यान रखना, जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, जिस लिए जिस मकसद से अपन आए हैं, भाई अपना अभी मकसद क्या है, जिस मकसद से आए हैं उस मकसद का से काम करेंगे तो अपना गोल डिसाइड होगा। जो अपने छोटी सी जगह में बड़ा सपना देखा है कि अपने को 12 में अच्छे मार्क्स से लाने हैं, तो जिस मकसद से आए, यानी जिस मकसद से, यानी कि पढ़ाई करने के हिसाब से आए हैं, तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते करते दिलीप सर की वीडियो चल रही साथ साथ में रील्स भी देख रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी के साथ में क्या करना है, खाली वीडियो ही देखनी है डीएसए क्लासेस की, ठीक है। तो प्रॉपर डीएसए क्लासेस की वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डीएसए क्लासेस की वीडियो देख लोगे तो वही का वही आएगा, नहीं, अगर आप कंसेप्ट क्लियर करोगे तो डेफिनेटली आएंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज है, जो वर्कर्स हैं, उन सबका जो डायरेक्शन है, जो गोल है, वो एक गोल ही होना चाहिए, वन यूनिट वन प्लान, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डायरेक्टेड टूवर्ड वन डायरेक्शन, यानी कि सबका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक डायरेक्शन ही होना चाहिए, दैट इज द अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। और जो डायरेक्शन क्या होना चाहिए कि अपने को अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या करना, अचीव करना। देखिएगा ये कोई सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट्स है, देखिएगा इन सबका डायरेक्शन क्या है, यार एक ही डायरेक्शन है, सबका एक ही डायरेक्शन है। तो ये यही बोलता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्शन है वो एक डायरेक्शन ही होनी चाहिए। वोल्यूशन पढ़ लेते हैं। वोल्यूशन देखो मैंने अलग से लिखवा रखे हैं, ठीक है, बट पता होना चाहिए, एग्जाम में वोल्यूशन नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन गोल इज नॉट अचीव्ड अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिएगा कि ये चुन्नू है, ये इधर देख रहा है, इसका कोई अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, ये मुन्नू है, ये कोई अलग दिख रहा है, ये रामू है, ये कहीं अलग डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव नहीं होगा, ठीक है। और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड द रिसोर्सेज भी होगा, ठीक है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है हेनरी फुल ने दिया था, वो दिया था सब ऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पढ़ लेते हैं इसको भी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंडिविजुअल goals must be sacrificed for the achieving organization goal. The goal of the individual must be directed toward the achievement of organization goal. Manager must make all decisions in the interest of the organization, not their personal interest. This also improves the coordination between the individual and the organization goal. पॉइंट नंबर 6 जो प्रिंसिपल है वो बोलता है सब ऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं देखना, अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है, पूरा जनरल इंटरेस्ट देखना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं देखना है। यानी कि जहां पर अपना खुद का फायदा हो रहा है वो काम अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना, जहां पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है, पूरा ग्रुप का फायदा हो रहा है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है, पूरी कंपनी का फायदा हो रहा है, वो काम अपने ऑर्गेनाइजेशन में करने हैं। उस पॉइंट को बोला जाता है सबऑर्डिनेट ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि आपको कोऑर्डिनेशन रखना है किसके बीच में, अपने आपको और आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना है। अपने खुद का जहां पर फायदा हो रहा है तो खुद का फायदा नहीं देखना है, आपको देखना है कि कंपनी का कहाँ फायदा हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप काम कर रहे हो उसको कहां पर फायदा मिल रहा है, वो काम आपको करना है। मान लीजिएगा कि आपको एक टेंडर मिला, क्या मिला, एक टेंडर मिला, और वहां उससे आपको एक टेंडर मिला, मान लीजिएगा
40 करोड़ का। एक आपका ब्रदर है और एक कोई बाहर वाला, इसने बोला कि मैं आपको काम करके दूंगा 20 करोड़ में, ठीक है, और इसने बोला मैं आपको करूंगा 35 करोड़ में। तो आपको ये नहीं देखना कि यार भाई सस्ते में भी कर रहा है और भाई का भी कहीं ना कहीं भला हो जाएगा, और भाई ने बोला कि मैं रॉ मटेरियल मेरे हिसाब से ये करूंगा और कोई गारंटी वारंटी नहीं है, लेकिन जो बाहर वाला है ये बोला कि मैं श्योरिटी भी ले रहा हूँ आपकी, पैसे ज्यादा लूंगा लेकिन काम अच्छा करके दूंगा, ठीक है, आपकी गारंटी भी है हर चीज की। तो आपको आपके ब्रदर का इंटरेस्ट नहीं देखना है कि यार अपना भाई बेरोजगार बेटा है तो कहेंगे उसको भी जॉब मिल जाएगी, उसके पास में पैसा आ जाएगा, और ये बोल रहा है कि मैं आपको है ना टेंडर 35 लाख का करके दे दूंगा और आप मेरे को 20 दे देना, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप प्रॉफिट रख लेना। तो अपने को अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या दिखाना है सर, आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में जनरल इंटरेस्ट दिखाना है, यानी कि सर जहां पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा हो वो काम अपने को करना है। बोलो समझ में आया? वॉल्यूशन पर अगर आप अपना इंटरेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं होगा, और कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म में जो एम्प्लॉयज है उनको भी सफर करना पड़ेगा, मे भी हो सकता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन से हटा भी दिया जा सकता है। सीधी सी बात है ना, आप आपका इंटरेस्ट सोच रहे हो जनरल, आप अपने कंपनी का इंटरेस्ट नहीं सोचोगे तो कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे आपको, ठीक है। चलिए फिर रेमुनरेशन टू द एम्प्लॉयज या फिर पर्सन्स पढ़ लेते हैं। Remuneration to persons. According to this principle, employees in the organization must paid fair remuneration that gives them maximum satisfaction. This will motivate them to perform the best their ability. रेमुनेशन टू पर्सन या फिर एम्प्लॉयज बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, जो टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन जिसकी वजह से चल रही है, उनको आपको जो सैलरी बेस है, जो रेमुनेशन, जो फैसिलिटीज होती है, सैलरी प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट जो भी है आपका ऑर्गेनाइजेशन के आपके प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, आपको उनको फेयर सैलरी देनी है, फिर फेयर रेमुनेशन पे करना है, जिससे कहीं ना कहीं वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होगा। अगर वो बंदा या फिर बंदी या फिर एम्प्लॉइज अगर वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो डेफिनेटली डैम श्योर है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका 100% वो अपनी इफिशिएंसी दिखाएगा और इफेक्टिवनेस के साथ काम करेगा। अगर आप उसको कहीं ना कहीं पे स्केल में इशू करोगे, यानी कि रेमुनेशन में कहीं ना कहीं लो पे करोगे, तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेटेड होगा कि यार मेरे को पैसा कम मिल रहा है, इतना काम कराया जा रहा है, इतना काम मैं क्यों करूं, ठीक है। तो रेमुनेशन टू पर्सन या फिर एम्प्लॉयज बोलता है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में फेयर रेमुनेशन देना है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज है वो क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए और काम अच्छे से करे, ठीक है। वॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को फेयर रेमुनेशन नहीं दोगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन एंड द डिमोटिवेट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। फिर सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। बच्चों जब बात करते हैं सेंट्रलाइज और जब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि सारी पावर एक के हाथ में, एक इंडिविजुअल, एक मेंबर के हाथ में जब सारी पावर रहती है, उसको उस टर्म को बोला जाता है क्या, उस टर्म को बोला जाता है सेंट्रलाइज। और बच्चों जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज की, जब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जो पावर्स हैं, जो पावर्स है वो अपन सबको सबको अपने हिसाब से पावर को जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, उस टर्म को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, सेंट्रलाइज यानी कि जो भी पावर है वो एक के हाथ में, और डिसेंट्रलाइज में देखो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग, ठीक है। बस यही सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज रेफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ द अथॉरिटी और पावर इन अ फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। ध्यान रखना, ठीक है, किसके हाथ में, खाली टॉप लेवल के हाथ में, कुछ लोगों के पास ही रहती है। डिसेंट्रलाइज मींस द इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द वैल्यू अ कंपनी मस्ट बी नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रली और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, but there must be the combination of the both. This leads to be achieving organization goal and the reduce the workload of the manager। यानी कि ये बोल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, दोनों को मेंटेन कर चलना, ठीक है। सेंट्रलाइज यानी कि जो भी पावर है, जो भी अथॉरिटी वो टॉप लेवल रखता है, बहुत ही कम लोगों के साथ में या फिर एक दो जनों के साथ में रखता है उसको सेंट्रलाइज, एक के हाथ में पावर कंट्रोल करना उसको सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को अलग अलग लोगों के अंदर, सब लोग जो लेवल्स होती है अलग अलग लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर वॉल्यूशन पढ़ लेना। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिड्यूस द डिले इन द डिसीजन मेकिंग। ज्यादा आप सेंट्रलाइज करोगे डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट आएगा, और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिड्यूस द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी। अगर ज्यादा आप डिसेंट्रलाइजेशन कर भी लोगे तो कहीं कहीं मिसयूज होगा, किसका, अथॉरिटीज का मिसयूज हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज। द स्केलर
chain means a line of authority or a chain of the superior from the highest to the lowest. Right. Fail instead that the chain must be followed strictly on the organization. Information must pass through. ध्यान रखना. Information must pass through everyone and no skipping is allowed. However, in case of any urgent information fail, suggest the shortcut called the gang plank. This leads to the systematic flow of the information and the estimation of the communication barriers. और प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एक प्रॉपर स्केलर चेंज होना चाहिए. स्केलर चेंज में जब भी कोई टॉप लेवल से बात लोअर लेवल तक करवानी हो, सब तक बात पहुंचवानी हो, तो एक स्केलर चेंज मेंटेन होना चाहिए. यानी कि जो लेवल टू लेवल क्या हो, बात सब तक पहुंच जाए. ठीक है. अगर किसी को कुछ अर्जेंट वर्क है, ठीक है, डायरेक्ट, तो एक उन्होंने रूट बनाया है, उस रूट का नाम दिया गैंग प्लैंक. ठीक है. तो उस रूट्स के जरिए भी आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली पास आउट कर सकते हो. वो किस केस में कर सकते हो? ओनली ये लिख रखा है, ओनली अर्जेंट इन्फॉर्मेशन. जब कुछ अर्जेंट हो, ठीक है, किसी एक एम्प्लॉय को देनी हो, तब आप किसी भी तो आप उसको अर्जेंट में बोल सकते हो. वो क्या आप स्केलर चेन से बोलोगे? क्या ना, उसको स्केलर चेन से नहीं बोलेंगे, उसको गैंग प्लैंक से बोलेंगे. ठीक है. यानी कि जब बात सब तक पहुंचानी हो तो स्केलर चेन का फॉलो करेंगे. जब अर्जेंट में पहुंचानी हो या फिर डायरेक्ट किसी को वो एक ही बात बोलनी है, सबको नहीं बोलनी हो, तो गैंग प्लैंक का यूज करेंगे. ठीक है. वॉल्यूशन पढ़ेंगे. अगर ये स्केलर चेन यूज नहीं करेंगे, कहीं कहीं कम्युनिकेशन में गैप आएगा. नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप. आपको पता नहीं लगेगा कि अपना अथॉरिटी कौन है, अपना को किससे ऑर्डर लेना है, किससे रिसिप्ट जो ऑर्डर से वो एक्सेप्ट करना है. तो स्केलर चेन बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्केलर चेन यानी कि प्रॉपर सिस्टमेटिक चेन होनी चाहिए, उससे कि जो भी कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर वे में ट्रांसफर हो. ठीक है. कोई भी बीच में ऐसा व्यक्ति या फिर कोई एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जिसके पास वो बात नहीं जाए. ठीक है. और कोई शॉर्टकट है तो गैंग प्लैंक के जरिए आप पहुंचा सकते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन द कमांड. वेरी गुड. यहाँ पर बोला कि यहाँ पर ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, बट रेफर्स टू द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द मेन एंड मटेरियल that is a fixed place for everything and everyone is organization that serve the time and emergency in the searching of the main and the material that ensure the smoothly working in the organization. यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं. यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है कि मेन एंड मटेरियल्स या फिर टूल्स, जो भी रॉ मटेरियल्स है, उनकी एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए. हर एक टूल्स की, मेन की, मटेरियल्स की अपनी अपनी जगह पर जो चीजें रहेगी, तो उससे कहीं न कहीं कोई इमरजेंसी केस आ गया तो आप डायरेक्ट फटाफट जाओगे, उस चीज को सर्च करोगे, उस चीज वहां पर मिल जाएगी. लेकिन मान लीजिएगा अगर आप आज की ऑर्डर की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की, अगर वो चीज वहां नहीं रहेगी तो कहीं डिले होगा, आपका काम टाइम पर नहीं होगा. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है कि हर एक रॉ मटेरियल्स की, मेन मटेरियल्स की, सबकी एक प्लेस, प्रॉपर प्लेस फिक्स होनी चाहिए. जैसे कि स्कूल लेवल की बात करते हैं, भाई कॉमर्स का टीचर है तो बायो लैब में क्या करेगा वो? ठीक है. भाई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो एग्रीकल्चर की क्लास में क्या करेगा? ठीक है. तो सीधी सी बात है ना, कोई पेरेंट्स आएगा तो वो एग्रीकल्चर क्लास में थोड़ी जाएगा, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कॉमर्स की क्लास में, क्योंकि उसका बच्चा कहाँ पढ़ता है? कॉमर्स की क्लास में. तो भाई पीटीआई है तो पीटीआई है तो पीटीआई कहाँ मिलेगा? मोस्टली पीटीआई की तो कॉरिडोर्स में या फिर ग्राउंड में मिलेगा. ठीक है. पीटीआई ऑफिस में क्या करना है? सीधी सी बात है. तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि सर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक मेन मटेरियल्स के लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक जगह होनी चाहिए. ठीक है. प्रॉपर स्टोर होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी जो चीज अर्जेंट में रिक्वायरमेंट होगी तो वो चीज अपने को मिल जाएगी. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़ लेते. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है? इक्विटी refers to the kind, fair and just treatment of the employees. Employees will put their maximum effort only when they are treated with the kindness or justice. ठीक है. If the manager is the blend in the dealing with the employees will get satisfied and will not be contribute to their maximum capacity. Equity does not mean equal salary for the peon and the supervisor, but means the application of the same disciplinary rules, leaves rules, etc., irrespective of the grade, positions, gender, language, caste, belief, or the nationality. If the organization follow this principle, the moral of the employees and their motivate level will boost. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बोलता है कि सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? भेदभाव नहीं होना चाहिए.
वो भले जेंडर बेस के रिगार्डिंग ले लो, रूल्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग ले लो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पियोन है और जो सीए है या फिर जो टॉप लेवल पे उनकी सैलरी से हम लोग यहाँ सैलरी की बात नहीं की है। आपको सबको एक नजर से देखना है, ठीक है। जो रूल्स वगैरह ऑर्गेनाइजेशन में वो टॉप लेवल को भी फॉलो होना चाहिए, लोअर लेवल को भी फॉलो होना चाहिए। यानी कि इक्विटी बोलता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति धर्म इनके बेस पर जो भेदभाव होता है, जेंडर इक्वलिटी, गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती, बॉयज ही कर सकते, तो इस टाइप की जो कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज दिखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द हेनरी फेयर, ठीक है। तो जब अच्छी इक्विटी दिखेगी सबके बीच में, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज है उनका मोरल क्या हो जाएगा, बूस्ट होगा और काम वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ द चैनल ऑफ द पर्सन। According to the principle, the management must provide the employees with the feeling of the job security. With the feeling of the job insecurity, employees cannot be contribute their maximum effort. The frequent turnover of the employees is bad for the organization, and such a decision must be taken only when they are the almost unavoidable. The companies spend a lot of on new employees by providing them the training, and if they leave the job after training, it will be losses of the company. Organization should give the proper time for the employees in the settle in. स्टेबिलिटी ऑफ टेनर ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनको आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। अगर एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनसिक्योर है, तो कहीं ना कहीं वो उसको मन में डर रहेगा कि कब भी मेरे को यहाँ से निकाल दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एम्प्लॉयज को प्रॉपर सिक्योरिटी देनी है, ठीक है। और आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर नहीं करना। ऐसा नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय उसको कुछ वर्क नहीं हुआ तो आप उसको समझा, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, क्योंकि न्यू है, ठीक है, फ्रेशर है, तो हो सकता है उसको काम नहीं करना है। तो अगर आप बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करोगे तो देखो बार बार आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसमें आपका बहुत सारा हग अमाउंट रिक्वायरमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी का लॉसेस है, ठीक है। तो और हो सकता है ऐसी कंडीशंस भी आ जाएगी कहीं कहीं आपको रिक्वायरमेंट हो एम्प्लॉयज की और आपको एम्प्लॉयज भी नहीं मिले, मे भी पॉसिबल, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन का मतलब होता है कि आपको जो एम्प्लॉयज है उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी है, इनसिक्योरिटी नहीं देनी है। प्रॉपर सिक्योर करेगा तो आप वो अपने आप मोटिवेटेड होगा, काम अच्छे से करेगा और प्रॉपर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी नहीं करना है। वॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सन का मतलब होता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द लर्निंग ऑफ द न्यू जॉब। सीधी सी बात है, बार बार अगर आप एम्प्लॉयज को अपने ऑर्गेनाइजेशन से हटाओगे, इनसिक्योर करोगे, तो वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का। बार बार न्यू न्यू चीजें उनको सिखानी पड़ेगी, हर न्यू एम्प्लॉय आएगा उसको सिखाओ, वापस उसको निकालोगे, वापस दूसरा आएगा, तो कहीं ना इश्यूज आएगा, तो रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज एंड द फ्रस्ट्रेशन और डिससेटिस्फेक्शन होंगे एम्प्लॉय, सीधी सी बात है। और डिफिकल्ट टू द फाइंडिंग द न्यू एम्प्लॉयज, ये भी हो सकता है कि कई बार ऐसी कंडीशंस भी एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ में आ सकती है कि उनको फाइंडिंग करने में दिक्कत आती है जब एम्प्लॉयज उनको नहीं मिलते, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। इनसिक्योर होगा तो जो एम्प्लॉयज है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, वो डिमोटिवेटेड होगा, ठीक है। और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अंदर आपको प्रॉपर ज़्यादा से ज़्यादा ये जो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स को तो वो प्रॉपर ट्रांसफर नहीं करने हैं ज़्यादा, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉयज को कुछ नहीं आ रहा तो आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ना, आप उसको अच्छे से समझाओ तो डेफिनेटली वो समझ जाएगा, ठीक है। इनिशिएटिव Initiative refers to taking the first step with the self-motivated. The fail suggests that the employees in the organization must give and the opportunity to take some initiative in the making and the executive plan. ठीक है? This will motivate the employees. The manager must welcome their suggestion and the ideal before the forming the plan. ठीक है? This would create the feeling of the belongingness and the organization goal can be achieved on time. Initiative का मतलब होता है कि पहल बोलते हैं कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स है, जो भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल, सबको मौका देना चाहिए कि जब आप प्लान करो तो आप उनसे भी सजेशन लो, उनके वेलकम सजेशन करो कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो कुछ आइडियाज दे अच्छा, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा हो। जैसे मान लीजिए ये सब क्या, ये सब कौन थे एम्प्लॉयज थे, ये सब एम्प्लॉयज खड़े ना, लेकिन जो ये वाला जो रामू है, जो रेड कलर का जो रामू है, वो अलग से निकल के आया और अपने जो बॉस है उनको बता रहा है कि सर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा भी कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉय भी मोटिवेटेड होगा। इसको देखकर कोई दूसरे जो एम्प्लॉयज है वो भी मोटिवेटेड होंगे, हो सकता है उनमें भी कुछ आइडिया हो, और हो सकता है अभी रामू निकला और आगे जाके कहीं कहीं शामू भी निकल जाए,
ठीक है, उसके दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया आ सकता है। तो इनिशिएटिव का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, सबको मौका देना चाहिए, सबके सजेशंस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे तो वो खुद मोटिवेटेड होंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा कुछ प्लान लेके आए आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। डिमोटिवेट अमंग द एम्प्लॉइज, अगर आप इनिशिएटिव को उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, वेलकम नहीं करोगे, वेलकम सजेशन नहीं करोगे, तो वो डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। फिर एम्प्लॉइज विल नॉट वर्क टू द बेस्ट देयर एबिलिटी। आप खुद सोचो ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्कर है, उसने कुछ अपना कुछ कह सकते हैं कि कुछ आइडिया दिया और वो आइडिया हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके ऊपर वो काम करेगा, तो वो अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होगा ना कि यार सर ने मेरी बात मानी। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आई होप कि इनिशिएटिव आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एस्प्रिट डी क्रॉप्स। एस्प्रिट डी क्रॉप्स क्या होता है, पढ़ लेते हैं। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विथ वी। This will give the rise to mutual trust. The manager should encourage and promote the team spirit. The group effort of is more powerful than individual effort. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन बी अचीव इजीली थ्रू द ग्रुप कंट्रीब्यूशन। एस्प्रिट डी क्रॉप्स का मतलब होता है कि आई शुड रिप्लेस विद, यानी कि जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टारगेट दिया जाता है तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि ये काम मैंने किया, ऐसा नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि सर ये काम हमारे पूरे ग्रुप पर नहीं किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था वो हम सब ने मिलकर इस गोल को अचीव किया है, इसलिए बोला गया है आई शुड रिप्लेस विथ वी। अपने को ऐसा नहीं बोलना है कि काम मैंने किया, मैंने नहीं किया, हम सब ने मिलकर, हम सब की मेहनत की वजह से ये काम अचीव हुआ है। ठीक है, तो सबका लेके चलना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को लेके चलना है। ठीक है, जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं दिखाना, जनरल इंटरेस्ट अपने को दिखाना है। एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, टीम गोल विल नॉट बी अचीव और मोर स्ट्रेस इन द इंडिविजुअल। ठीक है, जब आप इनको नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं ये दो से तीन पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। ठीक है, तो बच्चों, तो यहाँ पर अपना खमागणी बंद करो, खमागणी निकालो। तो हेनरी फुल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेमुनरेशन टू पर्सनल। देन आफ्टर अपन ने बात की सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, प्रिंसिपल ऑफ स्किल चेंज, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल, इनिशिएटिव, एससीडी क्रॉप्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके जो 14 प्रिंसिपल थे, जो किसने दिए थे, हेनरी फ्यूल सर थे, उन्होंने दिए थे। तो वहाँ उनके जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे वो होते खत्म। अगर आपको कोई पूछे कि फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कौन थे, तो हेनरी फ्यूल। ठीक है, उन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की उनकी भी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ में बहुत ही जल्द आने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम।